हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 5वां वीडियो है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले है हमारे पास राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है राजस्थान का? खेजड़ी। और इसका दूसरा नाम क्या है? समी वृक्ष भी कहते हैं इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। और इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी हैं, उनको और देख लेते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं और पत्तियां इसकी लूम कहलाती हैं। विजयादशमी यानी दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। और गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। और 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान में 1994 से अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष जो है वो नागौर में है। सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सिर्फ याद क्या रखना है अपने को, कब इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983। और इसका वानस्पतिक नाम। अब इसके बाद राज्य पशु। राज्य पशु की बात की जाए तो दो कैटेगरी है इसमें, एक जंगली पशु, एक पालतू पशु। तो जंगली पशु में राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला। क्या है? गजेला गजेला। ये एक एंटीलोप प्रजाति का है, यानी कि छोटे हिरण की तरह दिखता है। 1981 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। और जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए फेमस है। बस इसमें क्या याद रखना है अपने को? गजेला गजेला वैज्ञानिक नाम इसका। और 1981 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। अब पालतू पशु की कैटेगरी की बात की जाए तो क्या है? ऊंट। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस। इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। 19 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। और 30 जून 2014 को पहले दर्जा दिया गया था और फिर 19 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा कर दी गई थी राज्य पशु बनाने की। सबसे ज़्यादा ऊँट की बात की जाए तो बाड़मेर में मिलते हैं और सबसे कम प्रतापगढ़ में। पाऊ जी को ऊँटों का देवता माना जाता है। और रेवाड़ी जाति जो है ऊँट पालक जाति के रूप में राजस्थान में फेमस है। गोरबंद जो है वो ऊँट का एक आभूषण होता है और इसके ऊपर गीत भी लिखे जाते हैं। उरमूल जो है वो एकमात्र ऊँट की दूध की डेयरी है। और गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी महाराज गंगा सिंह ने। बस इतना याद रखना है अपने को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही दो हैं। 30 जून को दर्जा दिया गया था और 19 सितंबर को घोषणा की गई थी, बाकी सब आपको पता ही होगा। बात करते हैं राज्य पक्षी की। कौन है? घोड़ावन। नाम क्या है इसका? इसको और क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। अन्य नाम क्या है? इसको और क्या बोलते हैं? सोन चिड़िया और हुकना नाम से भी इसको जाना जाता है। 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। और ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें? मरु उद्यान में, सोरसेन बारा में, और अजमेर की एक जगह है सौकलिया। आईयूसीएन जो अपनी रेड लिस्ट जारी करता है उसमें ये रेड लिस्ट में है। आईयूसीएन की जो सूची है उसमें रेड लिस्ट में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है, यानी कि इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त है। घोड़ावन प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, तो पहले इसमें देखते हैं अपने को क्या क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले खेजड़ी और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको कल्पवृक्ष बोलते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। उसके बाद 12 सितंबर खेजड़ी दिवस। उसके बाद चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। 1981 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। और नाहरगढ़ चिंकारा के लिए फेमस है। ऊँट को 19 सितंबर 2014 को घोषणा की गई थी और 30 जून 2014 को दर्जा दिया गया था। सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर, सबसे कम प्रतापगढ़। गोरबंद ऊँट का आभूषण है। और राज्य पक्षी की बात की जाए तो घोड़ावन, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। और 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। और आईयूसीएन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली श्रेणी में है। उसके बाद अगली स्लाइड पर देखें। राज्य पुष्प की बात की जाए तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। इसका अन्य नाम क्या है? इसको मरुस्थल का सागवान और राजस्थान की मरुशोभा भी बोलते हैं। मरुशोभा और मरुस्थल का सागवान। इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और ये जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर इत्यादि जगह पे पाया जाता है। इसके बाद बात की जाए राज्य नृत्य की तो क्या है? घूमर। इसको केवल स्त्रियां करती हैं, याद रखना। और इसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और ये राजस्थान की आत्मा भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। इसके जो 8 चरण हैं
घूमर के, उनको क्या कहते हैं, सवाई। घूमर नृत्य में जो 8 चरण होते हैं उनको सवाई कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए राज्य गीत की, तो राजस्थान का राज्य गीत क्या है, केसरिया बालम, और ये किस पर आधारित है, ढोला मारू की प्रेम कहानी पर। सबसे पहले इसको किसने गाया था, मांगी बाई ने, उदयपुर की मांगी बाई ने। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बार और ख्याति किसने दिलवाई, अल्लाह जिल्लाबाई। और अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। किसको, अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले किसने गाया था, मांगी बाई ने। अब बात की जाए राज्य खेल की, तो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। 1948 में इसको राज्य खेल घोषित किया गया था। इसमें 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बास्केट संघ द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और ये इसके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उसके टॉपिक में भी है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिए हैं। सुरेंद्र कुमार हैं, राम कुमार हैं, अजमेर सिंह हैं, ये वॉलीबॉल के राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं। और राज्य क्रीड़ा परिषद जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। चलिए इसके बाद अगला है अपना राज्य मिठाई। इसमें केवल इनके केवल नाम याद रखने हैं आपको। राज्य मिठाई क्या है राजस्थान की, घेवर। राजभाषा क्या है, हिंदी। लोकवाद्य अलगोजा, और पदमपुरा के रामनाथ चौधरी फेमस है अलगोजा बजाने के लिए। राज्य कवि हैं राजस्थान के सूर्यमल मिश्रण, और इनकी जो रचनाएं हैं रामरंज जाट, वीर सतसई, वंश भास्कर, सीता रासो, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। और ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये अपना छोटा सा टॉपिक था, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले खेजड़ी, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और इसके बाद 12 सितंबर खेजड़ी दिवस। चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। 1981 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। ऊँट को 19 सितंबर 2014 को। और गोरबंद जो होता है वो ऊँट का आभूषण होता है। और राज्य पक्षी जो है जो अपना घोड़ावन, और इसका वैज्ञानिक नाम है अर्डियोटिस नेग्रिसिप्स। और 1981 में इसको घोषित किया गया था राज्य पक्षी के रूप में। और इसके बाद रोहिड़ा, वनस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं इसको। और इसको 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया था। उसके बाद राज्य नृत्य हो गया अपना घूमर, इसके 8 चरण सवाई कहलाते हैं। राज्य गीत हो गया केसरिया बालम, इसको सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने और सबसे ज्यादा बार अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था। इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। राज्य खेल हो गया बास्केटबॉल, इसमें 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं और ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। इसके बाद राज्य मिठाई घेवर, राजभाषा हिंदी। लोकवाद्य अलगोजा, और पदमपुरा के रामनाथ चौधरी अलगोजा बजाने के लिए फेमस है। राज्य कवि हो गए अपने सूर्यमल मिश्रण, और इनकी रचनाएं हैं रामरंजाट, वीर सतसई, वंश भास्कर, सीतारासो, और ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का चौथा वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान दोनों का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 16 विभागों की कुल मिलाकर 33 योजनाएं हैं जिनको फ्लैगशिप योजना का दर्जा प्राप्त है। तो इनमें जो शुरुआती 7 योजनाएं हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जाती हैं, जिसमें हमारी पहली है पालनहार योजना। पालनहार योजना में क्या है कि अनाथ और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 2004-05 से 1500 और 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान की सबसे पुरानी फ्लैगशिप योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जाती है और 2004 और 5 से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। नंबर 2 है हमारी CM कन्यादान हथलेवा योजना। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए है और विवाह पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 31,000, 41,000 और 51,000। कितनी? 31,000, 41,000 और 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और ये कब शुरू की गई थी? 2020 में। इसके बाद तीसरी हमारी नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 ये पेंशन योजनाएं हैं। इनको एक तरीके से याद करना है। तीनों ही 2013 में स्टार्ट की गई थी। पहली किसकी है? पहली है CM वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। 58 से 75 वर्ष के पुरुष और 55 से 75 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। और मैंने बताया कब से शुरू की गई है? 2013 से। तो 58 से 75 का वर्ष तक पुरुष को और 55 से 75 वर्ष की महिला को। पुरुष और महिला की आयु में 3 वर्ष का फर्क है, तो ये आपको याद रखना है। और कब से शुरू की गई थी? 2013 से। उसके बाद अगली योजना है CM
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये किसके लिए है? ये विधवा महिला या तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, ऐसी महिलाओं को अगर उनकी उम्र 18 से 55 साल है तो उन्हें 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष है तो 750 रुपये, और 60 से 75 वर्ष है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु है तो 1500 रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और ये भी कब से शुरू की गई? 2013 से। और ये भी कौन चला रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता। देखिए अब नंबर 5, ये तीसरी पेंशन योजना है। ये किसके लिए है? ये विशेष योग्यजनों के लिए है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें महिला व पुरुष जो कि विशेष योग्यजन है की श्रेणी में आते हैं को 58 से 58 वर्ष तक 750 रुपये, व 58 से 75 वर्ष तक 1000 रुपये, और बाद में 1250 रुपये। यानी कि 58 वर्ष की आयु तक उनको मिलेंगे 750 रुपये, 58 से 75 वर्ष की आयु तक उनको मिलेंगे 1000 रुपये, और 75 वर्ष से आगे उनको मिलेंगे 1250 रुपये। और ये भी कब शुरू की गई थी? 2013 में। चलिए अगली अपनी ये नीति है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस क्या है? एक रोग है। तो ये भी किसके द्वारा संचालित की जाती है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को सिलिकोसिस रोग हो जाता है तो उसको पुनर्वास के हेतु सरकार क्या करती है? 3 लाख रुपए प्रदान करती है। और उसके अलावा ये कब शुरू की गई थी? 3 अक्टूबर 2019 से। और ये भारत में राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने राजस्थान सिलिकोसिस के ऊपर कोई नीति लागू की है। पहला कौन है? पहला हरियाणा, दूसरा कौन सा है अपना? दूसरा राजस्थान। तो ये हो गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 6 योजनाएं। अगली जो एक बची है वो अपन अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। ये देखिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की 7वीं योजना है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है इनमें। इसमें होता क्या है कि 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग व अल्पसंख्यक, इन वर्गों के जो बच्चे हैं जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उनको सरकार फ्री कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और कितने बच्चे हैं इसमें आपको ये याद रखना है? 15,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दी जाती है। और ये इसकी डेट आपको याद रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जून 2021 से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आएगा। तो ये अपनी 7 जो योजनाएं थी ये हो गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की। अब इसके बाद जो 6 योजनाएं अपनी आने वाली हैं ये हैं चिकित्सा विभाग की। तो देखिए, चिकित्सा विभाग की पहली योजना है अपनी सीएम निःशुल्क दवा योजना। देखिए इसमें क्या है, 1594 कुल दवाइयाँ हैं, और कुल मिलाकर अगर उनमें इंजेक्शन, सिरिंज वगैरह इनको जोड़ दिया जाए तो कुल 2707 चीज़ें ऐसी हैं जो मुफ्त में सरकार की तरफ से प्रदान की जाती हैं। ये योजना किसके द्वारा संचालित है? चिकित्सा विभाग के द्वारा। कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2011 से। इसी की तरह निःशुल्क जाँच योजना, इसमें क्या है, एसएमएस से संबंध अस्पतालों में 1033 जाँच और प्राथमिक केंद्र पर 15 जाँच मुफ्त में सरकार की तरफ से प्रदान की जाती हैं। और ये कब से शुरू की गई? 7 अप्रैल 2013 से। और सीएम निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2011 से। दोनों ही चिकित्सा विभाग की योजनाएं हैं। चलिए अगली है अपनी चिकित्सा विभाग की निरोगी राजस्थान अभियान। ये योजना नहीं है, ये एक अभियान है। ये कब किसके लिए है? ये स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया था? 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान। और 17 दिसंबर को क्या होता है? निरोगी राजस्थान दिवस। ये आपको याद रखना है। उसके अगले ही दिन निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद जो अपनी अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये निरोगी राजस्थान अभियान था, ये निरोगी राजस्थान योजना है। इसमें क्या होता है, जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं उनमें मुफ्त में आईपीडी और ओपीडी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और ये कब से शुरू की गई? पिछले साल 1 मई 2022 से। ये आपके करंट में भी पूछी जा सकती है और योजनाओं का टॉपिक तो ये है ही। उसके बाद चिकित्सा विभाग की जो अगली योजना है वो है अपनी कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल फिलहाल की सबसे चर्चित और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कब से शुरू की गई थी? 1 मई 2021 से। इसको ध्यान से इसकी डेट सारी याद रखनी है, कब शुरू की गई थी? 1 मई 2021 से। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से जो पहले 5 लाख रुपए का बीमा हुआ करता था उसको बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया? 10 लाख रुपए का। और इसमें क्या ऐड कर दिया? निःशुल्क दुर्घटना बीमा 5 लाख का इसमें ऐड कर दिया गया। और जिन लोगों को ये मुफ्त में नहीं मिलता है ये बीमा, उनको कितने रुपए देने पड़ते हैं?
850 रुपये की राशि देनी पड़ती है और उनको भी बीमा का फिर फायदा मिलने लग जाता है। और इसमें कितनी बीमारियां हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, 1633 बीमारियां अब तक कवर हैं इसमें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये हो गई अपनी चिकित्सा विभाग की योजनाएं। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी पढ़ी अपन ने चिकित्सा विभाग की। अभी चिकित्सा विभाग की एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बाकी है, बाकी 5 हम पढ़ चुके हैं। देखिए चिकित्सा विभाग की कौन कौन सी पढ़ी है अपन ने। चिकित्सा विभाग की पहली थी निःशुल्क दवा, निःशुल्क दवा, दूसरी निःशुल्क जांच, निःशुल्क जांच, तीसरे निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, चौथी निरोगी राजस्थान योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और नंबर 5 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 5, और इसके अलावा जो छठवीं हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ये चिकित्सा विभाग की कुल मिलाकर 6 योजनाएं पढ़ चुके हैं। 7 पढ़ी हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, 6 पढ़ी हमने चिकित्सा विभाग की। अब तक कुल मिलाकर 13 योजनाएं पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, 20 योजनाएं अपनी बाकी हैं, जल्दी से उनको भी कवर करते हैं। देखिए अब नंबर है शिक्षा विभाग की योजनाओं का। शिक्षा विभाग में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन और दूसरा स्कूली शिक्षा वाला। तो देखिए जो शुरुआत की 3 योजनाएं हैं, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15, ये है उच्च शिक्षा विभाग की। पहली है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ये MBC वर्ग की छात्राओं के लिए है जो 12वीं पास हैं और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जिनका एडमिशन होता है उनके लिए। और ये कब से, 2011-12 से शुरू है। कौन सी है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। और इसमें 50% अंक लाना छात्रा के लिए अनिवार्य है 12वीं कक्षा में। उसके बाद कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। जितनी भी स्कूटी वितरण योजनाएं थी उनको एकीकृत करके उसका नाम क्या कर दिया गया, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। इसमें RBSC में 65% अंक लाना अनिवार्य है और CBSE में 75% अंक। और ये कब से शुरू है, 2015 से। उसके बाद अगली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप। कौन सी है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। इसमें क्या है, विदेशों में जो छात्र हैं उनको विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। और इसका नंबर याद रखना है, कितने छात्रों को, 200 छात्रों को। और ये कब शुरू की गई थी, 5 अक्टूबर 2021 से राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। तो ये 3 अपनी जो थी वो उच्च शिक्षा विभाग की। अब है अपनी स्कूली शिक्षा विभाग की कितनी, 3 योजनाएं। कौन कौन सी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मुख्यमंत्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये RBSC पैटर्न पर 1670 अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। मतलब अब तक 1670 स्कूल खोले जा चुके हैं इसमें। और ये कब शुरू की गई थी, 2019-20 से लागू है ये। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसमें सप्ताह में 2 दिन, कब कब, मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध वितरण किया जाता है। और इसकी एजेंसी कौन सी है जो दूध वितरण देखती है, RCDF, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब शुरू की गई थी, 29 नवंबर 2022 से। इसके बाद देखिए अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए है। और इसमें क्या होता है, 2 जोड़ी ड्रेस छात्रों को वितरित की जाती है। और ये कब से शुरू की गई थी, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 29 नवंबर 2022। ये आपको याद रखनी है, करंट अफेयर्स में भी पूछी जा सकती है। तो 2022 की जितनी योजनाएं हैं वो तो आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अपनी 1 रुपये किलो गेहूँ योजना। इसके बाद देखिए अगली योजना है अपनी 1 रुपये किलो गेहूँ वितरण योजना। इसके तहत क्या होता है, NFSA के तहत जितने भी परिवार आते हैं उनको 1 रुपये में गेहूँ राज्य सरकार की तरफ से वितरित किया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 रुपये किलो गेहूँ आता है, जिसमें से 1 रुपया राज्य सरकार भुगतान करती है और 1 रुपया लोगों को भुगतान करना होता है। और ये कब से शुरू की गई थी, 1 मार्च 2019 से। और ये इसका विभाग कौन सा है, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसान ऊर्जा मित्र योजना। पिछले वर्ष जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सब में ये पूछी गई है, किसान ऊर्जा मित्र योजना। इसका विभाग कौन सा है,
ऊर्जा विभाग, इसमें क्या होता है कि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाती है, 12,000 रुपये की। 1,000 रुपये हर महीने दी जाती है, लेकिन अगर आपका किसी महीने बिल कम आता है तो वो अगले महीने में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन सालाना 12,000 रुपये ही मिलते हैं। और ये कब से शुरू की गई थी? 12 जुलाई 2021 से। इसके बाद अगली है राज्य कृषि प्रसंस्करण नीति। ये किसके द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा। इसमें क्या है? कृषि निर्यात में सब्सिडी दी जाती है, और ये कब शुरू की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को। इसके बाद चलिए अगली देखते हैं अपनी। अगली योजना है अपनी किसान कल्याण कोष। इसमें आपको राशि याद रखनी है, ये कृषि विभाग के द्वारा है, राशि आपको याद रखनी है। राशि कितनी है इसमें? 5,000 करोड़। और ये कब किसान कल्याण कोष कब बनाया गया था? 17 दिसंबर 2019 को। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की योजना है जन सूचना पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसपे आपको राजस्थान सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, और कितने विभागों की योजनाओं की? 115 विभागों की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको जन सूचना पोर्टल में मिल जाएगी। और ये कब शुरू किया गया था? 13 सितंबर 2019 को। उसके बाद अगला है जन आधार कार्ड, और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? आय योजना विभाग के द्वारा। कौन सा? लिख देता हूं मैं यहाँ, आयोजना विभाग। किसके द्वारा? आयोजना विभाग के द्वारा। क्या है इसका थीम? क्या है? एक कार्ड एक नंबर। और ये कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2020 से। इसके बाद अगली योजना है अपनी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? कौशल व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल व उद्यमिता मंत्रालय, कौशल व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कितना? 4,000 रुपये पुरुष को और 4,500 रुपये महिला को। जो पहले 3,000 और 3,500 हुआ करता था उसको बढ़ाकर अब 4,000 और 4,500 कर दिया गया। और ये कब से शुरू है? 1 फरवरी 2019 से। इसके बाद अगली है अपनी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, और इसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, और 16 अगस्त 2021 से ये प्रारंभ की गई थी। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो भी जिस विभाग से संबंधित है उसकी पूरी PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से विभाग की कौन सी योजना है। यहाँ आप केवल सुने कि योजना में कोई खास बिंदु हो या योजना कब से शुरू की गई है। ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे कि योजना कब चालू की गई थी और योजना का विभाग कौन सा है। तो उसकी मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल ईजी टू लर्न पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद रिवीजन अपना वहाँ से कर लें और नोट्स बना लें। चलिए अपनी 6 योजनाएं बाकी हैं, उनको और कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से। अगली है अपनी इंदिरा रसोई योजना, और इसकी थीम क्या है? कोई भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना की थीम क्या है? कोई भूखा ना सोए। इसमें क्या होता है कि 8 रुपये में सरकार खाना प्रोवाइड करवाती है। वैसे रेट क्या होती है उसकी? 25 रुपये, लेकिन उसमें से 17 रुपये कौन देती है? राजस्थान सरकार देती है। तो आपको खाना कितने रुपये में मिलता है? 8 रुपये में। और ये कब शुरू की गई थी? 20 अगस्त 2020। और ये भी किसके द्वारा संचालित की जाती है? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। अगली योजना है अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट घर घर औषधि योजना। ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? वन विभाग के। कौन सा विभाग? वन विभाग। और इसमें क्या होता है कि 4 पौधे हैं तुलसी, इनके नाम आपको याद रखने हैं। गिलोय, ये एग्जाम में आ चुके थे, RAS में एक बार पूछे गए थे चारों के नाम। तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 2-2 पौधे घरों में दिए जाते हैं, और ये कब से? 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई। अगली है अपनी महिला और बाल विकास विभाग की, और योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और याद रखना दूसरे बच्चे के जन्म पर दिए जाते हैं। और ये कब से संचालित है? 19 नवंबर 2020 से। और किसके द्वारा संचालित है? महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। अगली अपनी जो योजनाएं हैं वो हैं MSME और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये तीनों ही योजनाएं उद्योग विभाग के द्वारा संचालित हैं। कौन से विभाग के द्वारा? उद्योग। जिसमें पहली है मुख्यमंत्री MSME स्वप्रमाणन योजना। पहले क्या हुआ होता था? इसमें 3 साल तक सर्टिफिकेशन से छूट होती थी, अब कितने साल तक कर दी है? 5 साल तक। और ये कब से शुरू है? 2019 से। अगली है अपनी मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है? अगर आप लघु उद्योग के लिए 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 8% सब्सिडी मिलती है, 5 करोड़ तक का लेते हैं तो 6%, और 10 करोड़ तक का लेते हैं तो 5% सब्सिडी दी जाती है। और ये कब से शुरू है? 13 दिसंबर 2019 से। उसके बाद अपनी 32वीं योजना है
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, करंट की दृष्टि से भी, योजनाओं की दृष्टि से भी 7 अक्टूबर 2022 को ये लागू की गई 5 साल के लिए, 2022 से 2019 तक, और बीआईपी द्वारा संचालित है। और इसका पहले नाम हुआ करता था रिप्स 2019, अब इसको चेंज करके रिप्स 2022। ये आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 7 अक्टूबर 2022 से। और ये चिकित्सा विभाग की जो एक रह गई थी अपनी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये मिलावटखोरी के खिलाफ दिवाली के आसपास शुरू किया जाता है। तो 26 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये अपनी पूरी 33 की 33 योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन से विभाग की कौन सी योजनाएं हम लोगों ने पढ़ी। नंबर 1, सबसे पहले हमने पढ़ा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कितनी योजनाएं? सामाजिक न्याय वो अधिकारिता विभाग की हमने पढ़ी 7 योजनाएं। उसके बाद नंबर 2 पर चिकित्सा विभाग की पढ़ी हमने 6 योजनाएं। उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की पढ़ी हमने 6 योजनाएं, जिनमें 3 उच्च शिक्षा विभाग की और 3 स्कूली शिक्षा विभाग की। और इसके बाद खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की एक योजना कौन सी? 1 रुपए किलो गेहूं वाली। और उसके बाद एक ऊर्जा विभाग की योजना पढ़ी हमने, कौन सी? किसान ऊर्जा मित्र योजना। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक पोर्टल, जन सूचना पोर्टल पढ़ा हमने। उसके बाद आयोजना विभाग की जन आधार योजना। और उसके बाद हमने पढ़ी कौशल और उद्यमिता मंत्रालय की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें 4,000 और 4,500 रुपए दिए जाते हैं। और उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजनाएं, शहरी क्रेडिट कार्ड और इंदिरा रसोई। उसके बाद एक वन विभाग की घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से। उसके बाद बाल विकास और महिला और बाल विकास विभाग की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और उसके बाद उद्योग विभाग की हमने 3 योजनाएं पढ़ी, लघु प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई, स्वप्रमाणीकरण और राजस्थान निवेश। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारी 33 योजनाएं हैं। आपको याद भी ऐसे ही करनी है विभाग के हिसाब से, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 7 योजनाएं पहले याद करनी है, फिर उसके बाद चिकित्सा विभाग की 6, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की, फिर ऊर्जा विभाग, ऐसे करके आपको सारी याद करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे 30 डेज रिवीजन बैच का तीसरा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला है अपना केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और ये कहाँ है? अबिकानगर टोंक। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है, अबिकानगर टोंक। कौन सा? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। उसके बाद दूसरा नंबर है अपना केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, स्थापना कब हुई? 1959 में। कहाँ पर है? जोधपुर में। सिर्फ इतना याद रखना है, कब स्थापना हुई और कहाँ स्थित है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, और 20 हैं अपने, इन 20 में से ही लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो तीसरा है अपना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है? सेवर भरतपुर में, और 1993 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो जब खत्म होने वाला होगा, मैं आपको इनमें से 20 में से जो टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा। वो आपको याद रखने ही रखने हैं, वो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। चलिए, अपना नंबर 4 पर है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। स्थापना कब हुई? 1984 में। कहाँ पर हुई? बीकानेर। ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र 1985 बीकानेर। यानी ऊँट और खजूर दोनों कहाँ है? बीकानेर में। ऊँट और खजूर दोनों बीकानेर में। उसके बाद राष्ट्रीय मरु बागवानी केंद्र 1989, कहाँ है? बीकानेर में। एक और जोड़ लीजिए, बीकानेर में कौन सा है? मरु बागवानी। तो ऐसे 2-3 बार अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऊँट, खजूर और मरु बागवानी कहाँ है? बीकानेर में। इसके बाद केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, ये राज्य का पहला था, कहाँ है? 1956 सूरतगढ़ में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म 1956 सूरतगढ़। उसके बाद राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, रीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम है RSERT, और ये आपके सिलेबस में भी है, और इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक
अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद 1978 उदयपुर। उसके बाद आइए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुरा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान 1964 उदयपुर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आता है, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। इसको याद रखने में बहुत आसान है, बीज तबीजी। स्थापना कब हुई? 2000 में। कहाँ है? तबीजी अजमेर। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। उसके बाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में। कब स्थापना हुई? 1978। उसके बाद राष्ट्रीय राजकीय शुकर फार्म कहाँ है? अलवर में। कब हुई? 1983 में। देखिए इसको याद रखने का एक और तरीका है, आपने जो किसान आंदोलन है उसमें पढ़ा होगा, अलवर में जो आंदोलन हुआ था वो सुअरों के हत्या पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हुआ था, तो उससे याद रखेंगे कि शुकर फार्म कहाँ है? अलवर में। एमएसएमई विकास संस्थान कहाँ है? जयपुर में 1958 में। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान 1958 उदयपुर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 1951 टोंक, टोंक में है और स्थापना कब हुई? 1951 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। और स्थापना कब हुई इसकी? 1987 में। राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1985 1985 में। और ये कहाँ है? उदयपुर। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में। और सौर वेधशाला कहाँ है? उदयपुर में। और कब हुई इसकी स्थापना? 1976 में। अब दो सबसे इंपोर्टेंट, आफरी और काजरी। आफरी की स्थापना कब हुई? 1985 और कार्य प्रारंभ कब किया इसने? 1988। और दोनों कहाँ है? जोधपुर में। काजरी 1959 1959 में। काजरी किसकी सहायता से चलता है? ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये अपने सारे अनुसंधान केंद्र अपन ने पढ़ लिए। अब एक बार जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। तब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपको सारी वीडियो जिस चैनल पर मिलने वाली हैं। अपन पूरा रीड का रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। डेली 1 से 2 वीडियो आया करेंगी और 1 से 2 टॉपिक हर वीडियो में कवर किया करेंगे। देखिए चलिए मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1, केंद्रीय भेड़, सॉरी इसको ओपन कर लेता हूँ वापस। नंबर 1, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? अविकानगर टोंक। ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। अविकानगर टोंक। उसके बाद दूसरा आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों, सरसों कहाँ है? सेवर भरतपुर। और कब? 1983। ऊंट अनुसंधान केंद्र हो गया अपना बीकानेर। उसके बाद मरु बागवानी केंद्र बीकानेर। नंबर 3, मरु बागवानी बीकानेर। उसके बाद अब अगला है अपना राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान। ये कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नंबर 5, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? अपना उदयपुर में। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर 2000 में, तबीजी अजमेर में। ये अपने को याद रखना है। उसके बाद मैं सिर्फ आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी याद तो सारे रखने हैं लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान रखना है, इनकी डेट भी याद रखनी है। 2, आफरी और काजरी सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% चांस है कि आफरी और काजरी में से ही कोई एक आए। और इसके अलावा राष्ट्रीय बीजी मसाला केंद्र, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरसों अनुसंधान केंद्र। ये मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो ही बता दिए। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि सौर वेधशाला जो है वो कौन सी झील में है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सौर वेधशाला कहाँ है? उदयपुर में। ये देखिए सौर वेधशाला कहाँ है? उदयपुर में। लेकिन ये किस झील में बनी हुई है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। और ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी वीडियो में रीड के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखें। सौर वेधशाला किस झील में? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 7वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। तो हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ चर्चित खिलाड़ियों की। सबसे पहले बात की जाए तो जिन्हें साल 2022 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनमें नंबर 1 पे हैं देवेंद्र झांझरिया। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चूरू जिले के रहने वाले हैं। इनका गेम कौन सा है? भाला फेंक। और कैटेगरी कौन सी है? F46। इन्होंने 2004 में गोल्ड मेडल जीता था, 2016 में गोल्ड मेडल जीता था और 2021 पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये हुए देवेंद्र झांझरिया। दूसरे जो हैं सबसे चर्चित वो हैं अवनी लेखरा। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जयपुर जिले की रहने वाली हैं। शूटिंग गेम है इनका, SH1 कैटेगरी है और इन्होंने 2 मेडल जीते थे। एक जीता था इन्होंने गोल्ड और एक जीता था ब्रॉन्ज। वो किस किस गेम में जीते थे वो हम आगे बात करते हैं। देखिए अगले हैं अपने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। तो इनमें नंबर 1 है भावना जाट। इनका संबंध कहाँ से है? राजसमंद से। और गांव कौन सा है? काबरा। कौन सा गांव है? एक बार लिख देता हूँ सही से, ये आपको याद रखना है। काबरा गांव से इनका संबंध है, ये पूछा गया था। और इनका संबंध किस खेल से है? 20 किलोमीटर पैदल चाल से। दूसरी हैं मंजूबाला। ये कहाँ से संबंधित है? चूरू से। और गेम कौन सा है इनका? हैमर थ्रो। तीसरे हैं अजय शेखावत, झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और वेट लिफ्टिंग गेम है इनका। कौन किस खेल से संबंधित है, किस जिले का है, सिर्फ यही याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में मैं और थोड़ा बता दूंगा। अगले हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया। कितने खिलाड़ी हैं? 4। पहली हैं अपूर्वी चंदेला, जयपुर की रहने वाली हैं और 10 मीटर एयर राइफल गेम है इनका। दूसरी हैं ये भावना जाट, वही हैं जो पहले आ चुकी हैं अपने, और ये आगे आती रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी गई हैं पिछली बार एग्जाम्स में। ये कहाँ की रहने वाली हैं? राजसमंद। और खेल कौन सा है इनका? 20 किलोमीटर पैदल चाल। तीसरे हैं अर्जुन लाल जाट, जयपुर जिले के रहने वाले हैं और गेम है इनका नौकायन। चौथे हैं दिव्यांश पवार, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं और इनका 10 मीटर एयर राइफल। तो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने हो गए? 4। इसके बाद बात की जाए तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। देखिए सबसे पहली बात कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 6। और कौन कौन से हैं ये 6? नंबर 1 देवेंद्र झांझरिया, इनके बारे में बात कर चुके हैं हम, भाला फेंक और सिल्वर पदक जीता था इन्होंने। दूसरी हैं अवनी लेखरा, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड जीता था और 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीता था। और जो अभी 2022 में इन्होंने 2022 में जो गेम्स हुए हैं, दोनों गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 मीटर में भी और 50 मीटर में भी। उसके बाद बात की जाए, अगले हैं अपने कृष्णा नागर। और अवनी लेखरा के बारे में एक बात और याद रखने लायक है कि इन्हें राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद हैं कृष्णा नागर, जयपुर के रहने वाले हैं। गेम कौन सा है इनका? बैडमिंटन। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कैटेगरी कौन सी है इनकी? SH6। टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। उसके बाद अगले हैं अपने सुंदर गुर्जर, करौली के रहने वाले हैं। गेम कौन सा है इनका? भाला फेंक। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनकी कैटेगरी कौन सी है? F46। उसके बाद अगले हैं संदीप चौधरी, झुंझुनू जिले के निवासी हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। उसके बाद श्याम सुंदर स्वामी, कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। और गेम कौन सा है इनका? तीरंदाजी। अगले हैं मथुरा दास माथुर अवार्ड वाले, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जाता है मथुरा दास माथुर अवार्ड। सीनियर, इसमें 3 कैटेगरी में ये अवार्ड मिलता है, सीनियर, जूनियर और सब सीनियर। तो सीनियर कैटेगरी का अवार्ड मिला है अनिकेत चौधरी को, जूनियर कैटेगरी का अवार्ड मिला है अनिरुद्ध सिंह को, सब जूनियर वर्ग का अवार्ड मिला है रोहन राजभर को। अब बात की जाए कुछ चर्चित खिलाड़ियों की जो पिछले 1-2 साल में चर्चा में रहे हैं। देखिए प्रिया पुनिया हैं, चूरू जिले की निवासी हैं और क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके बाद फरहत कमर हैं, ये जयपुर जिले की निवासी हैं और टेनिस गेम से संबंधित हैं। इसके बाद गीता लोहार, ये 10 किलोमीटर पैदल चाल इनका गेम है। कृष्णा पुनिया ये चूरू की हैं और तस्तरी फेंक इनका गेम रहा है। अब ये नहीं खेलती हैं, अब ये MP भी रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं। उसके बाद बात की जाए मोनिका पटेल, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। आत्मिक गुप्ता उदयपुर के हैं और निशानेबाजी से संबंधित हैं। रवि बिश्नोई जोधपुर और क्रिकेट इनका गेम है। अरुंधति चौधरी कोटा के हैं और बॉक्सिंग से संबंधित है। खलील अहमद
टोंक के हैं और गेम कौन सा है इनका, क्रिकेट, ये एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए ये हुए अपने गेम्स के चर्चित खिलाड़ियों के सारे टॉपिक। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो देवेंद्र झांझरिया, अवनी लेखरा और भावना जाट, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही 30 दिन में रीड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, अलग अलग एक एक टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीड के 30 डेज रिवीजन बैच का 6वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। ये टॉपिक रीट, सीईटी, आरएएस, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, सारे राजस्थान के एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और राजस्थान सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के उद्योग में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। सबसे पहले शुरुआती नीतियों की बात की जाए तो राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो जून 1978 में आई थी, और इस नीति में लघु कुटीर उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया था। कब आई थी पहली नीति? जून 1978 में। उसके बाद दूसरी नीति की बात की जाए तो ये आई थी 1991 में, और इसमें रोजगार की वृद्धि कौन से क्षेत्रों में? कृषि और खनन क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि के ऊपर जोर दिया गया था। इसके बाद तीसरी नीति की बात की जाए, ये आई थी 1994 में। इसमें तकनीकी विकास करने के लिए जोर दिया गया था, यानी कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया था। उसके बाद चौथी नीति अपनी आई थी 1998 में, इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। उसके बाद पांचवी नीति थी 2010 में, इसमें औद्योगिक ढांचे का विकास करने के लिए बोला गया था। और छठवीं नीति आई थी अपनी जून 2015 में, और इसमें एमएसएमई सेक्टर जो होता है उसके विकास के लिए बताया गया था। और जो सातवीं और जो सबसे नवीनतम नीति है अपनी, वो है 2019 की, इसमें थर्ड सेक्टर और सतत विकास के ऊपर जोर दिया गया था। तो एक बार देखें कौन कौन सी नीतियां पढ़ी हमने। अब तक 7 नीतियां आई हैं। पहली 1978, उसके बाद 1991, उसके बाद 1994, और उसके बाद बात की जाए तो 1998, उसके बाद 2010, उसके बाद 2015 और 2019। आपको साल याद रखने हैं। बाकी नीचे ये जो मैंने लिखे हैं ये केवल जानकारी के लिए है, ये कम ही पूछे जाते हैं। लास्ट नवीनतम जो नीति है उसका याद रखो तो रख लेना, नहीं तो साल याद रखना सातों नीतियों के। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगले हैं अपने राजस्थान के प्रमुख उद्योग। कौन कौन से उद्योग पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले ये निर्माण के आधार पर हैं। नंबर 1 जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान होता है, यानी कृषि आधारित उद्योग में। नंबर 2 खनिज आधारित। नंबर 3 इंजीनियरिंग। नंबर 4 रासायनिक। और नंबर 5 जिनमें वन उत्पादों का उपयोग किया जाता है। तो कृषि आधारित उद्योगों की बात की जाए तो सूती उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, जैतून तेल और डेयरी आधारित, ये अपने 5 हैं कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद खनिज आधारित में सीमेंट है, कांच है, नमक, मार्बल, ग्रेनाइट, अभ्रक। इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों की बात की जाए तो बिजली मीटर, पानी मीटर और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले, ये सारे इंजीनियरिंग क्षेत्र के उद्योग हो गए। इसके बाद रासायनिक उद्योगों की बात की जाए तो इसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, और वन में गोंद और रेशम, जो मुख्यतः राजस्थान में वन आधारित उद्योग हैं। अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए, सबसे पहले है अपना सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग। देखिए, सबसे पहले बात की जाए इसका पहला मील कब, कौन सा था? द कृष्णा मिल्स। कब? 1889। और कहाँ? ब्यावर में। पहला मील द कृष्णा मिल्स 1889, ब्यावर अजमेर। सबसे बड़ी मील की बात की जाए तो उम्मीद टेक्सटाइल, पाली में 1942। सहकारी मिल्स की बात की जाए तो गुलाबपुरा, ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। कब खोला गया था? 1965 में। गंगानगर कताई मिल कब खोला गया था? 1978 में। याद रखना, ये गंगानगर नाम है लेकिन ये है कहाँ? हनुमानगढ़ में। ये इसलिए है क्योंकि उस समय हनुमानगढ़ बना नहीं था, तो ये गंगानगर में था। उसके बाद जब हनुमानगढ़ अलग जिला बना तो फिर ये अब हनुमानगढ़ में है, लेकिन नाम इसका अब भी गंगानगर कताई मिल है। उसके बाद बात की जाए गंगापुर सहकारी कताई मिल, तो ये 1981 में है और भीलवाड़ा में। फिर
1993 में इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1993 में क्या बनाया गया था? स्पिन फेड, यानी कि इन तीनों का संघ बना दिया गया था और इन तीनों को मिला के स्पिन फेड बना दिया गया था। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य सूती वस्त्र मिलों की बात की जाए जो इंपॉर्टेंट है, तो एडवर्ड मिल 1906 में कहाँ खोला गया था? ब्यावर में। इसके बाद विजयनगर मिल, ये कहाँ खोला गया था? ये भी ब्यावर में। कहाँ था ये भी ब्यावर। और महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर में। तो देखिए पहला कौन सा था? द कृष्णा मिल 1889 ब्यावर में। सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का मिल है उम्मेद टेक्सटाइल जो पाली में है 1942 में। उसके बाद 3 सहकारी मिल हैं, गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, गंगानगर हनुमानगढ़ में और गंगापुर भीलवाड़ा में। और इन तीनों को फिर बाद में मर्ज करके स्पिन फेड बना दिया गया था अप्रैल 1993 में। ये हो गया अपना सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद बात की जाए चीनी उद्योग की, तो सबसे पहला चीनी मिल कहाँ खोला गया था? भूपाल सागर मिल। कौन सा था? भूपाल सागर मिल 1932 में इसको खोला गया था। और कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन ये निजी क्षेत्र का था, निजी क्षेत्र का, है ना। और इसके बाद पहला जो सार्वजनिक मिल था वो गंगानगर शुगर मिल था और ये 1937 में खोला गया था। और 1968 से इसमें चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन अब ये मिल बंद है, अब ये बंद है। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये 1968 वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पहले कि चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया गया था? 1968 से, और 1937 में इसको खोला गया था। अब बात की जाए चीनी की सहकारी मिल की, तो ये एकमात्र सहकारी मिल है केशुराय पाटन, और ये कहाँ है? बूंदी में। और कब खोला गया था? 1965 में। तो ये हुए अपने सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इसके बाद बात की जाए वनस्पति घी उद्योग। देखिए पहला वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कहाँ खोला गया था? फैक्ट्री भीलवाड़ा में। कब? 1964 में। उसको सबसे ज्यादा उत्पादन वनस्पति घी का कहाँ होता है? जयपुर में। वनस्पति घी बोलते हैं जो डालडा होता है उसको। और सरसों का भी सबसे ज्यादा उत्पादन, सरसों के तेल का कहाँ होता है? जयपुर में। अब ये 2 इंपोर्टेंट इसके ब्रांड हैं, ये आपको याद रखने हैं। इंजन मार्क का ब्रांड ये कहाँ का है? भरतपुर में इसकी फैक्ट्री है। और वीर बालक छाप ये कहाँ है? इसकी फैक्ट्री है जयपुर में। वनस्पति घी में केवल इतना ही याद रखना है। इसके बाद बात की जाए डेयरी उद्योग, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेयरी उद्योग का वो है, सबसे पहली डेयरी राजस्थान की कौन सी थी? पद्मा डेयरी। और कब खोली गई थी? 1938 में। और कहाँ? अजमेर में। सबसे पहली पद्मा डेयरी 1938 अजमेर में। जो डेयरी उद्योग को देखने वाली जो सबसे बड़ी संस्था यानी सर्वोच्च संस्था है इसकी, ये है RCDF। कौन सी? RCDF। इसको कब स्थापित किया गया था? 1977 में। और कहाँ? जयपुर में। ये इसकी सर्वोच्च संस्था है। अब कुछ प्रमुख डेयरियों की बात की जाए तो वर्मूल डेयरी है, ये जोधपुर में है। उर्मूल डेयरी, ये अपन ने कल बात की थी जब अपन प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे थे कि ऊँट के दूध की एकमात्र डेयरी उर्मूल डेयरी है, और वो कहाँ है? बीकानेर में। और गंगमूल डेयरी है गंगानगर में। ये अपना हुआ डेयरी उद्योग। इसके बाद बायोडीजल उद्योग की बात की जाए तो बायोडीजल में जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है? रतन जोत, जिसको क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। इसकी रिफाइनरी कहाँ है? कलड़वास उदयपुर में। और ये कच्चा माल वाला प्रश्न एक बार पूछा गया है कि बायोडीजल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखना, रतनजोत। और इसको क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। इसकी रिफाइनरी है कडलवास उदयपुर में। और इसका जो प्लांट है वो कहाँ है? झामर कोटरा उदयपुर। रिफाइनरी तो कहाँ है? कलड़वास। और प्लांट कहाँ है? झामर कोटरा उदयपुर। इसके बाद बात की जाए जैतून तेल की, तो जैतून में कच्चा माल जैतून ही होता है। और इसकी रिफाइनरी है लूणकरणसर बीकानेर। ये हो गए अपने कौन से? कृषि आधारित उद्योग। अब इसके बाद खनिज आधारित उद्योग, तो सबसे पहले अपना कौन सा? सीमेंट उद्योग। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है खनिज आधारित में। देखिए इसमें कच्चा माल, सबसे पहले कच्चा माल क्या होता है सीमेंट बनाने के लिए? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। कौन कौन सा होता है? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। सीमेंट की जो पहली फैक्ट्री राजस्थान की थी वो कौन सी थी? ACC। और ये कहाँ खोली गई थी? लाकेरी बूंदी में। और कब? 1955। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी? ACC 1915 लाकेरी बूंदी। इसके बाद जो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं राजस्थान में उनकी बात की जाए तो एक है गोटन नागौर में, और ये कौन सी कंपनी का है? JK वाइट। उसके बाद दूसरा है मांगरोल चित्तौड़गढ़, और ये कौन सा है? बिरला। खारिया खंगार की बात की जाए तो ये कहाँ है? जोधपुर में। और ये किसका है? ये भी JK वाइट। अब कुछ प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा प्लांट जो है वो है जयपुर सीमेंट। लेकिन ये कहाँ है? नाम इसका जयपुर है लेकिन ये है सवाई माधोपुर में।
कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में, लेकिन ये अब बंद है। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला, ये सबसे बड़ा है आकार में, और ये सबसे ज़्यादा क्षमता वाला जिसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाया जाता है, ये कहाँ है? ये कौन सा है? जेके सीमेंट। और कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ में। श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर में। जेके सीमेंट ये यही है चित्तौड़गढ़ वाला, और ये जगह कौन सी है? निम्बाहेड़ा। और मंगलम सीमेंट कहाँ है? मोडक कोटा में। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर सीमेंट सवाई माधोपुर में। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर में। और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। और मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में। इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और सीमेंट फैक्ट्रियाँ याद करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, अल्ट्राटेक वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लाफार्ज सीमेंट जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लाफार्ज जो है वो कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद बिनानी सीमेंट जो है, बिनानी ये कहाँ है? सिरोही में। बिनानी कहाँ है? सिरोही में। इसके बाद बात की जाए एसीसी अपना बूंदी हो गया। और ग्रासिम सीमेंट ये और एक इंपॉर्टेंट है। ग्रासिम सीमेंट कहाँ है अपना? कोटपुतली में। और कोटपुतली कहाँ है? जयपुर। कौन सा? ग्रासिम। ये आपको याद रखने हैं। बस सीमेंट में इतने ही है। अब इसके बाद अगला अपना उद्योग है कांच उद्योग। देखिए कांच उद्योग में कच्चा माल के रूप में क्या यूज किया जाता है? सिलिका सैंड। और सर्वाधिक कांच उद्योग कहाँ होता है? धौलपुर में। देखिए धौलपुर में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं इसकी? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री और हाईटेक प्रिसीजन, यही पूछी जाती है सबसे ज़्यादा बार। या तो हाईटेक प्रिसीजन या फिर सेंट गोवन जो कहाँ है? अलवर में। सेंट गोवन कहाँ है? अलवर में। और हाईटेक प्रिसीजन कहाँ है? धौलपुर में। और कोटा में कौन सी है? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। कांच उद्योग में इतना ही है। इसके बाद बात की जाए नमक उद्योग। तो देश का जो सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है वो सांबर झील से होता है। कितना? 7.8%। और राजस्थान नमक उत्पादन में कौन से स्थान पे है? गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नमक होता है वो पंचपदरा से मिलता है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 सांबर में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सांबर साल्ट लिमिटेड। और राजस्थान स्टेट केमिकल्स 1964 डीडवाना, ये सीईटी में पूछा जा चुका है इस बार। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी जो भी हुआ था उसमें राजस्थान स्टेट केमिकल्स 1964 डीडवाना। और सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 सांबर। ये हो गया अपना नमक उद्योग। इसके बाद बात की जाए रासायनिक उद्योग की, तो इसमें आपको केवल जो केंद्र है उनको नाम याद रखने हैं। श्रीराम फर्टिलाइजर कहाँ है? कोटा में। जीवन फर्टिलाइजर कहाँ है? ये भी कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर कहाँ है? ये गड़ेपान कोटा में। उसके बाद लिबर्टी फॉस्फेट जो है वो है उदयपुर में। बाकी तीनों कहाँ है? कोटा में। अब ये है इंजीनियरिंग उद्योग के कुछ केंद्र। कैप्स्टन मीटर कहाँ बनते हैं? जयपुर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? कोटा में। और सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में। इसमें रेल के डब्बे बनते हैं, जो रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं वो इसमें बनते हैं। ये हो गए अपने रासायनिक उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान के कुछ अन्य उद्योग केंद्र, पार्क और औद्योगिक क्षेत्र। जापानी पार्क जो है, जो अपने राजस्थान की रिको और जापान की ऐसे ही रिको की तरह एक संस्था है जेट्रो, इसकी सहायता से इन दोनों ने मिलकर कहाँ लगाया है? पहला जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी जो भी हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। एक बार में याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखना। देखिए जापानी पार्क पहला कहाँ है? नीमराणा में। और दूसरा कहाँ है? घिलोट। ये भी अलवर में है और ये भी अलवर में है। इसके बाद बात की जाए, जैसे जापानी पार्क था ऐसे ही कोरियन पार्क, ये रिको और कोट्रा की सहायता से। ये कहाँ है? घिलोट में। पहला कोरियन पार्क कहाँ है? घिलोट में। और दूसरा जापानी पार्क कहाँ है? घिलोट में। अब इसके बाद बात की जाए सेज। सेज क्या होता है? ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है जिसमें कुछ सुविधाएं प्राप्त दी जाती हैं अलग से इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो जो पहला सेज है सीतापुरा में है। इसको पहले क्या बोलते थे? जेम्स एंड ज्वेलरी सेज। कहाँ है? सीतापुरा में। दूसरा सेज कहाँ है? महिंद्रा सेज, ये भी जयपुर में है। और तीसरा ये भी जयपुर में है, तो सेज जयपुर में। इसके बाद सेज की तरह ही एक होता है ईपीआईपी, और ये कहाँ है? पहला सीतापुरा में, उसके बाद दूसरा नीमराना में, और तीसरा बोरानाड़ा जोधपुर में। पहला सीतापुरा जयपुर, दूसरा नीमराना अलवर, तीसरा बोरानाड़ा जयपुर। अब इसके बाद बात की जाए कुछ औद्योगिक पार्कों की, तो स्टोन पार्क कहाँ है? बिश्नोदा धौलपुर में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? सिलोरा किशनगढ़ में। ये सारे याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? सिलोरा किशनगढ़ में। हौजरी पार्क कहाँ है? चौपंकी भिवाड़ी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कनकपुरा जयपुर। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कुकस जयपुर। दोनों ही जयपुर में है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है? जोधपुर और जैसलमेर, दो जगह है। मसाला पार्क कहाँ है? जोधपुर और मथानिया जोधपुर में है ये।
और ये कोटा, ये भी 2 जगह है, और हैंडीक्राफ्ट पार्क भी 2 जगह है। अपैरल पार्क यानी जो कपड़े वगैरह का काम होता है जहाँ, वो कहाँ है, बगरू, ये जयपुर में है, और महिला ये भी जयपुर में है। तो ये हो गया अपने पार्क। इसके बाद जो मेगा फूड पार्क होते हैं ये कहाँ है, पहला है रूपनगढ़ अजमेर में है, और दूसरा पलाना बीकानेर में, ये प्रस्तावित है, अभी बनने वाला है। इसके बाद बात की जाए एग्रो फूड पार्क, ये भी मेगा फूड पार्क की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये 4 हैं, पहला गंगानगर, दूसरा अलवर, तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा। एमएसएमई पार्क कहाँ है, एमएसएमई ये टेक्नोलॉजी पार्क है ना, टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ है, एमएसएमई दौसा में। ये पिछले बजट का क्वेश्चन था और ये आपको याद रखना है। एमएसएमई पार्क कहाँ है, दौसा में। और मिनी एग्रो पार्क कहाँ है, चैनपुरा, निवाई, और ये कहाँ है, टोंक में। तो ये हुए अपने उद्योग के सारे क्वेश्चन, और जितने भी अपने करंट अफेयर्स थी और जितनी भी उद्योग थे हमने लगभग सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद अगर कुछ बचा होगा, एक ऊन उद्योग बचा है, उसको अपन जब पशु और या फिर हस्तकला पढ़ेंगे उसमें कवर कर लेंगे। हस्तकला एक टॉपिक आएगा अभी, उसके अंदर ऊन उद्योग को कवर कर लेंगे। तो इसके बाद उद्योग में कुछ नहीं बचा है, तो आप वीडियो को वापस एक बार सुनना, आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल ईजी टू लर्न पर डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईजी टू लर्न पर। इस वीडियो में हम राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं कवर करने वाले हैं। उसका पहला पार्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं राजस्थान की क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और योजनाएं, दूसरी वीडियो में इसके बाद में डालूंगा। तो इससे एक प्रश्न पक्का आता है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों से। देखिए, पहला है सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP। ये स्टार्ट हुआ था 1993-94 में। इसमें याद क्या क्या रखना है कि 4 जिलों के 16 विकास खंडों में शुरू हुआ था, 4 जिलों के 16 विकास खंडों में, और 100% केंद्र के द्वारा वित्त पोषण इसका किया जाता है। तो BADP 1993-94, 4 जिले 16 खंड और 100% केंद्र। दूसरा है मरु विकास कार्यक्रम, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1977-78 में शुरू हुआ, 16 जिलों के 85 खंडों में। इसका वित्त पोषण कैसे है, 75% केंद्र के द्वारा और 25% राज्य के द्वारा। तीसरा है अपना मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1986-87, इसकी डेट कहीं आपको 87-88 भी मिलेगी, लेकिन 1986-87 सही है। ये अलवर की 8 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया। इसके बाद अगला देखिए, अगला है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1994-95 में शुरू किया गया। उसके बाद 2005-06 में इसको दोबारा शुरू किया गया। ये 8 पूर्वी जिलों में शुरू किया गया है। इसको कौन कौन से जिले हैं वो अगर आपको याद रखने हैं तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये 8 जिले हैं। 100% राज्य के द्वारा पोषण है इसका। इसके बाद है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 2005-06 में 5 जिलों में और 100% राज्य के द्वारा। इनका सन याद रखना है, जिले याद रखने हैं, और केंद्र और राज्य की भागीदारी याद रखनी है। एक प्रश्न इससे पक्का आता है हर एग्जाम में, ये अलग से कोई टॉपिक दे के नहीं रखा जाता, लेकिन ये इससे प्रश्न आता ही आता है। कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88, 8 जिलों में। मरु गोचर कार्यक्रम 2003-04 में 10 जो मरुस्थली जिले हैं उनमें। जनजातीय उपयोजना 1974-75, और परिवर्तित क्षेत्र उपागम, जिसको माडा कहा जाता है, 1978-79, और ये 13 जिलों में। इसके अलावा शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78, 12 जिले की पंचायतें थी उनमें शुरू किया गया। अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75, 16 जिलों के 120 खंडों में, और ये जापान के सहयोग से। अरावली वनारोपण 1992-93, ये समाप्त हो चुका है, ये 2000 में समाप्त हो गया था। उसके अलावा रूप भायला कार्यक्रम 1986 में डूंगरपुर में। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में, और 50-50% केंद्र और राज्य की भागीदारी है, और ये 11 जिलों में शुरू किया गया। तो ये हुए अपने सारे क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इनसे एक प्रश्न पक्का आता है, आपको डेट सबकी याद रखनी है, जिले याद रखने हैं, कितने जिलों में शुरू किया गया। उसके अलावा क्या याद रखना है कि अगर केंद्र और राज्य का उसमें अनुपात क्या है। तो देखिए, 3 मैं आपको बताता हूँ कि सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम और मरु गोचर योजना। इनमें तीनों में 75-25, 75-25 और 75-25 ये है।
सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 11 जिलों के 32 खंडों में, मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों के 86 खंडों में, और मरु गोचर योजना 10 जिलों में। तो 3 तो ये आपको याद रखने अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी वीडियो का अगला पार्ट मैं शाम को डालूंगा 5 बजे, उसमें योजनाएं रहेंगी, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। इस वीडियो में हम राजस्थान की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं कवर करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मैं सुबह डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 2 मिनट का वीडियो, आप वो वीडियो इसके बाद देखना। ये उसका अगला पार्ट है, इसमें हम सारी योजनाएं कवर करेंगे। तो देखिए, पहली योजना है अपनी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। इसका विभाग कौन सा है? राजस्थान कौशल व आजीविका निगम। जो भी लागू करता है सिर्फ वो रखा है मैंने, इसको लागू कौन करता है? राजस्थान कौशल व आजीविका निगम। प्रारंभ कब से हुई थी? 7 नवंबर 2019 से। और किसके लिए थी ये? कौशल विकास के लिए। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। आपको ज़्यादा फोकस डेट पे करना है और विशेष बातों पे। बाकी योजनाओं का विभाग लगभग उनके नाम से समझ में आ जाएगा कि कौन सी योजना किस विभाग की है। तो आपको डेट और उस योजना में क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये राजस्थान वित्त निगम इसको लागू करता है 19 अप्रैल 2013 को। 19 अप्रैल 2013 को युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या था कि 1.5 करोड़ तक का ऋण दिया जाता था 6% ब्याज पर। उसके बाद है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये कृषि विभाग की है। 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट की गई थी, अभी 2022-23 में वापस से शुरू की गई है ये। तो इसमें 5 रुपये प्रति लीटर पर अनुदान दिया जाता है पशुपालकों को। इसके बाद राजीविका परिषद। राजीविका परिषद का गठन कब किया गया था? किसके द्वारा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अप्रैल 2010 में जितने भी सभी आजीविका कार्यक्रम थे उनको संचालित करने के लिए राजीविका परिषद का गठन किया गया। फिर अपनी विधवा विवाह उपहार योजना। विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। 2007-8 में शुरू की गई और 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद अगली है अपनी महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना। ये कृषि विपणन निदेशालय इसका संचालन करता है। 11 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। इसमें 4 तरह की सहायता दी जाती हैं। एक यहाँ छात्रवृत्ति भी ऐड कर लीजिए। छात्रवृत्ति, प्रसूति सहायता यानी कि सश्रम छुट्टी दी जाती है जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय। विवाह के समय 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और चिकित्सा के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसमें क्या है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 21 फरवरी 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। शुभ शक्ति योजना एग्जाम में आ चुकी है एक बार। श्रम विभाग के द्वारा 1 जनवरी 2016 से और 55,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है इसमें। इसके बाद अगली अपनी डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग 2017 से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है एक कपल को, मतलब पूरा मिला के। उज्ज्वला, ये गैस सिलेंडर वाली नहीं, ये अलग है। महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा 2016-17 में डूंगरपुर में देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए ये योजना चलाई गई थी। केंद्र सरकार की है लेकिन डूंगरपुर में चलाई गई थी। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में हर घर नल से जल, ये इसका थीम है। मिशन ये है कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जाए। 50-50% केंद्र व राज्य की भागीदारी है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पिछली बार एग्जाम में आ चुकी है। कृषि व कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2019-20 में इसमें इसका उद्देश्य क्या है? रसायन मुक्त कृषि। और इसके 4 स्तंभ हैं: जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग और वापस। ये चारों आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखने हैं। वैसे ये मूलतः महाराष्ट्र की योजना थी, फिर इसको बाद में नीति आयोग की सहायता से पूरे भारत में लागू किया गया। इसके बाद है राजीव गांधी जल संचय योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और कब? अगर आपको इसको याद रखना है तो ये राजीव गांधी के बर्थडे पर शुरू की गई। 20 अगस्त को उनका जन्मदिवस आता है। 20 अगस्त 2019 को शुरू की गई। 4,000 गाँवों में जो जल स्रोत जिनका जल स्तर नीचे चला गया उनको पुनर्जीवित करने के लिए। जनता क्लिनिक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2019-20 के बजट में आई थी, ये स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि पहला जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया था। ये एग्जाम में आ चुका है 2 या 3 एग्जाम्स में। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2019-20 के बजट में कलेक्टरों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी विकास के लिए। इंदिरा महिला शक्ति निधि इंपोर्टेंट, महिला अधिकार निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है। 18 दिसंबर 2019 इंपोर्टेंट डेट है। 18 दिसंबर को कैसे याद करेंगे? ये राजस्थान सरकार 18 दिसंबर को बनी थी, तो इसलिए 18 दिसंबर को बहुत योजनाएं आती हैं। 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, इस पर बहुत योजनाएं वो की जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं। इसमें क्या है? 1,000 करोड़ का बजट है इस निधि का। कृषक कल्याण कोष, कृषि मंत्रालय, ये देखिए 16 दिसंबर 2019 5,000 करोड़ का बजट है इसका। इसके बाद है अटल भूजल योजना, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र की योजना है। 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से ये 7 राज्यों में लागू की जाती है, जिनमें राजस्थान भी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान,
महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 13 जुलाई 2021 को 15,000 व 3,000 की आर्थिक सहायता, 15,000 किसको, विवाह करने वाली लड़की को 3,000 रुपये जो उसको आयोजन करता है उसका सामूहिक विवाह सम्मेलन का, उसके लिए। IM शक्ति उड़ान योजना इंपॉर्टेंट है, महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा 19 दिसंबर 2021 को, ये देखिए फिर 19 दिसंबर, 17, 18, 19 लगभग इस पर बहुत योजनाएं आप देखेंगे। द्वितीय चरण इसका कब शुरू किया गया है, 26 अगस्त 2022 से। ये किसके लिए थी, सैनिटरी पैड वितरण के लिए। इसके बाद है RGHS, ये चिकित्सा विभाग की है, 1 जुलाई 2021 से 5 लाख रुपए सामान्य बीमारी के लिए और गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख अतिरिक्त रुपए की सहायता राशि दी जाती है, और 2004 से बाद वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, और 2004 से पहले वाले हैं उनके लिए असीमित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना चिकित्सा विभाग की इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2022, पहले 5 लाख दिया जाता था, इस बजट में बढ़ा के इसको कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए। राजस्थान निक्षय संबल योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चिकित्सा विभाग की है, 16 मई 2022 को शुरू की गई, 2025 तक टीबी मुक्त राजस्थान इसकी थीम है कि इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक टीबी मुक्त राजस्थान किया जाए। इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंपॉर्टेंट है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई, मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार दिया जाए उसके लिए। फ्लैगशिप योजनाएं हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, इसमें क्या है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 24 जून 2022 को, इसमें क्या था कि 4 योजनाओं को मिलाकर, जिनमें राष्ट्रीय वगैरह ये थी, उनको मिलाकर 100 करोड़ के बजट से एक योजना के अंडर में उनको लाया गया है। अब इसके अलावा कुछ योजनाएं और हैं, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 20 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपको याद रखनी है इसकी डेट। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2014 में गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर पर। इसके बाद बात की जाए अगर तो स्मार्ट विलेज 2017-18 से, और स्मार्ट विलेज के बाद बात की जाए अगर ग्राम पंचायत विकास योजना 2015 से। अब इनमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में एक बार वापस से बता देता हूँ। एक आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022, निक्षय संबल योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये 3 आपको मूल रूप से याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा IM शक्ति उड़ान योजना, ये बहुत बार आई है पिछली एग्जाम्स में। इसके अलावा राजीव गांधी जल संचय योजना, ये आपको याद रखनी है, 20 अगस्त 2019, इसकी डेट रट लीजिए। इंदिरा महिला शक्ति निधि 18 दिसंबर 2019, कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019। इसके अलावा जल जीवन मिशन और हाँ, इतनी योजनाएं आपको कम से कम याद रखनी है अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 11,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में लगभग 10-12 सब्सक्राइबर कम है, तो आज ही पूरे हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।